अपने खांसते हुए पति को देखकर हेमा जी का दिल दुखी हो रहा था। कितने ही महीनों से ये खांसी थी और बढ़ती ही जा रही थी। आज बेटा घर में था तो उन्होंने जाकर कहा, बेटा अपने पापा का इलाज करवा दे। देख तेरे पापा कितना बीमार रहने लगे हैं। एक तो समय से खाना नहीं मिलता। बेटे आकाश ने गुस्से में कहा, खांसी खुद की गलती के कारण ही हुई होगी। मेरे पास पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है कि जब कहो तोड़कर लाके दे दूं। तभी पीछे से बहू आरती ने बोलना शुरू कर दिया, ओहो तो शिकायत की जा रही है। अब दिन सामने आ रहे हैं तो हमें बता रही है। अरे आपने क्या कसर छोड़ी थी मम्मी, भूल गई जब खाना बनाते हुए हाथ पकड़ लेती थी। कितने रातें जब खाना कम पड़ा तो बनाने नहीं दिया और कितनी ही बार हम भूखे सोए थे। और वैसे भी इस उम्र में कितना खाएंगे आप दोनों। इतनी ही दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती हो। चलो आज निकलो यहाँ से। तुम जैसे मनहूसों के साथ मुझे भी नहीं रहना है। सास हेमा खड़ी अपने बेटे की तरफ देख रही थी और बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो तो ऐसे खड़ा था जैसे मौन रहकर नित्य को सहमति दे रहा हो। हेमा जी के पति आलोक जी सब सुन रहे थे। उन्होंने आकर कहा, आकाश यही दिन देखना बाकी रह गया था, ये भी तुमने दिखा दिया। बेशक तुम्हारी माँ की बहुत गलतियाँ रही हैं, लेकिन वही गलती तुम भी कर रहे हो। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी हमें भी मंजूर नहीं। जीवन भर कमाया है मैंने, अब भी कमा लूँगा। कहकर वो कमरे में गए और कुछ कपड़े थैले में डालकर बाहर जाने लगे तो हेमा जी ने कहा, मेरे बिना कहाँ जा रहे हैं। तो आलोक जी रुके और बोले, मैं तुम्हारी गलती पर चुप रहा, यही मेरी गलती है। पश्चाताप करना चाहती हो तो आ जाओ, वरना यहाँ अपमान सहकर रहती रहो। हेमा जी रोने लगी और जल्दी से अपना सामान लाकर बोली, मैं भी चलती हूँ। जीवन भर साथ निभाया है, अब भी निभाऊंगी और पश्चाताप करूंगी। हेमा जी आलोक जी के पीछे पीछे चल दी तो नित्या ने कहा, अच्छा है कि खुद ही चले गए, अब हम भी आज़ाद हो गए। कहते हुए नित्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हेमा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके मन में आने लगा, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, मेरी ही गलतियों की सज़ा है। काश वो मिल जाए तो माफ़ी मांग लूँ, कम से कम मौत तो चैन से नसीब होगी। दोनों चलते चले गए और एक बस में बैठ गए। हेमा जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो आलोक जी ने कहा, जहाँ किस्मत ले जाएगी। बस चलती रही और वो खिड़की से बाहर देखते हुए बैठी रही। वो वक्त याद आया जब इस घर में उनकी हुकूमत चलती थी, जब दो दो बेटे देकर फूली ना समाती थी। उन्हें याद आया जब उनकी ननद को बेटी हुई थी। अरे शीला, बेटी का जीवन तो बोझ जैसा होता है, अब तुम्हें इसके लिए जाने क्या क्या करना पड़ेगा। ऊपर से ये तो चली जाएगी और खानदान वहीं रह जाएगा। लड़का होता तो खानदान आगे बढ़ जाता। ननद शीला का सुनते ही मुंह उतर गया। उसने फिर भी कहा, भाभी लड़की है तो क्या हुआ, लड़कियां ही ज़्यादा मोह रखती हैं, बेटे तो कब घर से निकाल दें पता नहीं। ये बात सुनकर श्रुति हेमा जी ने कहा, मुझे सुना रही हो क्या शीला? अरे मेरे बेटे ऐसे हो ही नहीं सकते। देखना हमें पलकों पर बैठा कर रखेंगे, राज करवाएंगे। बेटी थोड़ी है जो छोड़कर ससुराल चली जाएगी। शीला ने कहा, भाभी मैं छोटी हूँ फिर भी एक बात कहती हूँ, बेटों पर इतना घमंड मत कीजिए, जाने कब क्या हो जाए। इसीलिए दुआ कीजिए कि भगवान आपको एक बेटी भी दे। हेमा जी ने कहा, अरे तुम तो मुझे बद्दुआ दे रही हो, जलती हो ना मेरे बेटों से। मेरे बारे में ऐसी बातें करती हो तो मुंह उठाकर चली क्यों नहीं जाती हो। भाभी से जलन भी है और भाई से लेने भी चली आती हो। ये सुनकर शीला के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। उसने कहा, भाभी आपके थोड़े से दिए सम्मान और कैसे ये घर नहीं चल जाता। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, पति अच्छा कमाते हैं, सच्चाई कड़वी ही होती है और मैंने वही कही है, अब कभी नहीं आऊँगी।
कहकर शीला कुछ देर में सामान लेकर अपने ससुराल वापस चली गई। शाम को आलोक जी घर आए तो बहन को ना देखकर चौंक गए। अरे शीला कहाँ है? तो हेमा जी ने कहा, वो तो गई। पता भी है कि आज उसने मुझे क्या क्या सुनाया। खुद के पास एक बेटी है, मैंने बेटे के लिए कह दिया तो बुरा मान गई और लगी मुझे सुनाने। कह गई कि अब नहीं आएगी। अरे आती है तो हमारा खर्चा ही होता है, कुछ देते ही थे। आलोक जी ने कहा, ऐसी बातें करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? हेमा जी ने कहा, दे रहे हो ना अपनी बहन का ही साथ। आलोक जी चुप रह गए। बहन को फोन भी किया मगर उसने नहीं उठाया। बेटे बड़े हुए और लालन पालन भी बड़े अच्छे से किया गया, लेकिन हेमा जी की हमेशा टोकने और कंजूसी की आदत ने घर को सबको परेशान करा हुआ था। ऊपर से पति के पैसे के घमंड में किसी को कुछ भी कह देती थी। पड़ोसन तक उनसे बात करना नहीं पसंद करती थी। बेटे बड़े हुए और 1 साल के अंदर दोनों का विवाह हो गया। हेमा जी तो बहुओं से पोतों की उम्मीद लगाए बैठी थी। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया। जब भी हम जी खुशखबरी की बात करती तो कहता, मम्मी आपको एक ही बात की पड़ी रहती है, विदेश गया बेटा कभी वापस ही नहीं आया। वही रहते हुए उसे एक बेटा भी हुआ। मगर हेमा जी पोते का मुंह देखने को तरस गई। जब भी बेटे से कहती वो कोई ना कोई बहाना बना देता। फिर एक दिन उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। छोटी बहू नित्या बहुत ही संस्कारी और घरेलू थी। अच्छे घर को संभालती थी, मगर सास का खौफ उसे चैन से ना लेने देती था। जब देखो सास उस पर नजर रखती। रसोई में क्या कितना बन रहा है इसमें पूरा दखल कर रखती थी। कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा बन जाता तो घर को सिर पर उठा लेती। अरे तेरे मायके से आएगा क्या, बेटा कमाए और तू बर्बाद करे, इसीलिए थोड़े लाई हूँ तुझे। अरे गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। बेचारी नित्या चुप खड़ी रहती और सास के ताने सुनती रहती। हद तो तब हुई जब सास ने कहना शुरू किया, अब पोते का मुंह कब दिखाएगी मुझे? मोहल्ले भर की औरतें पूछती हैं, बहू पेट से कब होगी? लेकिन मेरी बहू को आज़ाद घूमना चाहती है। तू भी बड़ी बहू की तरह बनेगी क्या? कहीं सीख तो नहीं रही जेठानी से? नित्या कुछ कह ही नहीं पाती थी। कई बार तो हेमा जी ने अपने पति के सामने ही नित्या से कहा, अरे तुझे दिन कब चढ़ेंगे या फिर से चिपका सा पेट लेकर ही घूमती रहेगी? मुझे खुश करना है तो पोता पैदा कर। उनकी इन बातों को सुनकर ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। नित्या नज़र झुकाए खड़ी थी। ससुर जी के सामने यूं कहाँ जाना बहुत बुरा लगा था। नित्या ने अपने पति से कहा तो आकाश ने माँ से जाकर कहा, क्यों खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हैं आप? हो जाएगा बच्चा, इतनी आफत क्यों है आपको? हेमा जी बोली, एक तो बाहर चला गया, दूसरा कर नहीं रहा है, तो खानदान आगे कौन बढ़ाएगा? शादी क्या मौज मस्ती करने के लिए की है? हेमा जी के ये शब्द सुनकर एक आध से बोलते नहीं बना, बस इतना कहकर गया, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, कुछ तो शर्म कीजिए। लेकिन हेमा जी कहाँ अपने शब्दों पर ध्यान देती थी। कभी कभी तो हेमा जी की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि आलोक जी का घर में टिकना ही मुश्किल हो जाता था। दिन भर कलेश से सब तंग आ चुके थे। आलोक जी रिटायर होने के बाद भी इसी कारण घर से बाहर रहने लगे थे। ऊपर से हेमा जी की कंजूसी की हद इतनी थी कि खाना सोच सोच कर खाना पड़ता था, कहीं किसी को कम ना पड़ जाए। पड़ोस की औरतें हेमा जी से तना देकर कहती थी, हेमा तेरी बहू को तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अरे अब तो शादी को भी 2 साल होने को गए। हेमा जी उन्हें गुस्से से देखकर कहती, तुम्हारे पोता हो गया तो ताने दे रही हो, लेकिन लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा रहने लगा। हेमा जी मोहल्ले में आए दिन कहीं से भी झगड़ा कर ले आती थी। उन पर मुंह फट होना नित्या के लिए परेशानी का सब बन चुका था। नित्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब एक दिन हेमा जी ने उससे कहा, अरे तू बांझ है क्या? अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई?
सहमी हुई नित्या कुछ बोल ना पाई। हेमा जी ने कहा, मैं बांझ को रोटी कब तक खिलाऊंगी? गाय अगर बांझ हो तो कोई उसको भी घर में नहीं रखता। अब मेरे खानदान का क्या होगा? लेकिन इस बात से नित्या अंदर ही अंदर छटपटा गई। नित्या ने रोते हुए अपनी सास से सवाल पति के सामने रख दिए। आकाश, तुम्हारी मम्मी रोज मुझे ताने मारती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ? आकाश ने नित्या से कहा। अरे तुम ध्यान मत दो उन पर। लेकिन दिन भर नित्या बात बात पर सास के ताने सुनती और अपना मन जलाती। एक बार हेमा जी किसी के कहने पर एक डॉक्टर के यहाँ नित्या को लेकर गई, क्योंकि हेमा जी की तो जैसे इज्जत पर ही बात आ चुकी थी और वो नित्या की एक सुनने को भी तैयार नहीं थी। इसीलिए नित्या ने बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। हेमा जी ने इस डॉक्टर से सारे चेकअप करने के बाद सवाल पूछा। डॉक्टर यानी जी, बच्चा हो तो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा, कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, वो खाएं, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। ये सुनकर हेमा जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा तो डॉक्टर ने समझाया, देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। हेमा जी के साथ नित्या जब घर वापस आने लगी तो रास्ते भर हेमा जी उसे उल्टा सीधा सुनाती रही। नित्या की आंखें भर भर बाहर कर आ रही थी, लेकिन हेमा को तो इससे मतलब ही ना था। वो कहने लगी, ये आंसू मत दिखा मुझे। दुखी मन से नीलू उसके साथ घर आ गई और हाथ दौड़कर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। सुनिए जी, आकाश को समझा दीजिए आप, ये लड़का जाने क्या सोचे बैठा है या नहीं, कलमुहिनी मनहूस है। आलोक जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, अरे बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? 2 साल में क्या हो गया? हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं। आलोक जी हेमा जी के व्यवहार को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की हेमा जी को समझाने की, मगर हेमा जी कहाँ एक बार में बात मान जाती, इसीलिए तुरंत बोल पड़ी, वही मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है, वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं, समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, इसको थोड़ी मोहल्ले को जवाब देना होता है। इस बार आलोक जी भी बिगड़ गए। अरे कुछ समय चुप रह लोगी तो क्या कुछ घट जाएगा? तुम्हें घर की शांति पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। हेमा भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ जिसे कंजूसी बोल रहे हो? बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका करके घर जोड़ा है, इसको बर्बाद करने दूं क्या? एक तो विदेश जाकर बैठ गया और भूल गया। आलोक जी ने अब जैसे कानों में रुई ही ठूस ली थी। उन्हें हेमा जी की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन हेमा जी ने नित्या से कहा, काम खत्म करके तैयार हो जाना, 11 बजे जाना है। नित्या पूछना चाहती थी कि कहाँ जाना है, मगर सास के तेवर ऐसे थे कि वो पूछने की हिम्मत ना कर सकी। 11 बजे वो तैयार हो गई और सास के साथ चली गई। जाने किन किन गलियों से होकर सास के साथ एक घर के सामने खींची। बहुत ही गंदा मोहल्ला था, कितनी बदबू आ रही थी। उसने मुंह पर पल्लू रख लिया था। सास के साथ उस घर में चली गई, मगर भयंकर बदबू के कारण वहां बैठना दुश्वार हो रहा था। एक कमरे में उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया और इंतजार करने को कहा गया। नित्या को इस कमरे में बहुत अजीब लग रहा था और वो कमरे को चारों तरफ से देख रही थी। तभी वहां एक व्यक्ति आया और सामने बैठ गया। हेमा जी ने उससे कहा, यही है मेरी बहू, 2 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए जिससे मैं पोते का मुंह देख सकूं। नित्या ये सब सुनकर अपनी सास के चेहरे को देखने लगी। उसका मन हुआ कि उठकर भाग जाए। अब इस आदमी से डर भी लग रहा था, जाने क्या करने वाला था। उसने नित्या को गौर से देखा और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, उपाय तो हो जाएगा, मगर इसको अपनी पीठ दिखानी होगी। हेमा जी ने कहा, वो कैसे? तो उसने कहा, इसे कपड़े हटाने होंगे। ये सुनते ही नित्या उठ खड़ी हुई
और ज़ोर से बोली, आप ये सब करवाने लाई हैं क्या? मुझे पता होता कि आप ऐसी जगह लेकर जा रही हैं तो मैं कभी ना आती। कहकर नित्या बाहर निकल गई। हेमा जी इस आदमी से माफ़ी मांगते हुए नित्या के पीछे पीछे चली गई। वो आगे आगे जाती हुई नित्या को आवाज़ देती रही, मगर नित्या आगे दौड़ती रही और घर जाकर ही दम लिया। अंदर जाकर उसने कमरा बंद किया और आकाश को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। आकाश ऑफिस से दौड़ा दौड़ा घर आया और माँ पर बरस पड़ा। आलोक जी ने पूछा, अरे क्या हुआ है, कोई मुझे भी बताएगा? तब आकाश ने सारी बात अपने पिता को बताई और दोनों हेमा जी पर बरस पड़े। आकाश ने कहा, माँ, अगर आपकी नासमझी की वजह से नित्या के साथ कुछ हो जाता तो आप क्या जवाब देती? आप अंधविश्वासी हैं, मगर इस हद तक ऐसे वाहियात आदमी के पास जाकर नित्या की इज्जत को दांव पर लगाने का सोच भी कैसे लिया आपने? पोते के लिए इतनी घिर गई आप? लेकिन हेमा जी उल्टे आकाश को भला बुरा कहने लगी। उस दिन के बाद से नित्या ने सास के आगे बोलना शुरू कर दिया। हेमा जी उसे गुलाम बनाने की भरपूर कोशिश करती, मगर नित्या एक न सुनती और अपने हिसाब से ही काम करती थी। एक दिन आया जब सास ने नित्या को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, बच्चा तो तुझसे हो नहीं रहा तो फिर यहाँ रहकर क्या करेगी, जा यहाँ से। नित्या बाहर खड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने आकाश को फ़ोन किया और बाहर खड़ी उसके आने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही वो आया तो उसे लिपट कर बेतहाश रोई। वो उसे माँ दरवाज़ा खुलवाकर अंदर ले आया और माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। कहते हैं किस्मत का पासा कब पलटे इसकी खबर किसी को नहीं होती। यही हुआ था। अब नित्या ने खुलकर बोलना शुरू किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके साथ कुछ भी किया तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। आलोक जी ने हेमा जी से बात करना बंद कर दिया और वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे। जो आकाश माँ के आगे बोलता नहीं था, वो बात बात पर माँ को सुनाने लगा। आलोक जी से कहती तो वो कहते कि सब तुम्हारे अपने कर्मों की सज़ा है जिसे मुझे भी भुगतना पड़ेगा। समय बीता और नित्य को एक बेटी पैदा हो गई जिसे छूने तक के लिए हेमा जी तरस गई। उनके व्यवहार के कारण नित्या ने अपनी बेटी को उन्हें कभी गोद में नहीं लेने दिया। पोते के लिए तरसती हेमा जी को अब पोती भी देखने को नहीं मिलती थी। एक बार उन्होंने कह दिया, शुक्र है बेटी हुई है, तुम्हें तो इतना घमंड, अगर कहीं बेटा हो जाता तो क्या करती तुम? कितना घमंड करती। इस बात पर भी नित्या ने अपनी सास को खूब सुनाया। ये सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद नित्या ने अपनी सास के साथ वही सब करना शुरू कर दिया जो हेमा जी ने उसके साथ किया था। आलोक जी बीमार होते गए। दिन ब दिन बीमार होते पति की तरफ देख भी नहीं पाती थी। तभी किसी ने उन्हें हिलाकर कहा, अम्मा जी कहाँ जाएंगी आप? हेमा जी इधर उधर देखा तो आलोक जी सोए हुए नजर आए और सब सवारियां उतर चुकी थी। वो हैरानी से उधर उधर देखने लगी। उस आदमी ने कहा, अम्मा जी इसके आगे बस नहीं जाती, सब उतर गए हैं, आप भी उतर जाएं। बाबा जी को भी उतार लीजिए। हेमा जी ने आलोक जी को उठाया तो वो नहीं उठे, शायद वो बेहोश थे। जाने क्या हुआ था। और कंडक्टर और ड्राइवर निकलकर उन्हें नीचे उतार दिया और पास के एक हॉस्पिटल में पहुंच या वहां जाते ही आलोक जी को देखा गया तो डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी कमजोरी से इनकी ऐसी हालत हो गई है, हमने ग्लूकोज लगाया है और कुछ इंजेक्शन दे दिए हैं, आप ये दवाई ला दीजिए। हेमा जी अपने पल्लू में बंधे पैसे देखने लगी। वो लड़की जो डॉक्टर थी वो सब देख रही थी। उसने कहा, आप बैठिए, मैं ये सब मंगवा देती हूँ। उसने एक नर्स को बुलाकर पर्चा दे दिया। उसने तभी एक फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी से जहाँ आ जाएं, मुझे तो वही लग रहे हैं, आप भी देख लीजिए। उसने हेमा जी को सामने ही बैठने को कहा। आधे घंटे में ही एक महिला वहाँ आई, जिसे देखते ही हेमा जी के मुंह से निकल पड़ा, शीला भाभी। कहते हुए वो हेमा जी से लिपट गई।
ये उनकी ननद शीला थी, जिसे उनकी खुद की बेटी ने खबर दी थी। उसने हेमा जी पहचान लिया था, क्योंकि उसके घर में हेमा जी की तस्वीरें लगी थी और वो मामा के बारे में अपनी माँ से सुनती आई थी। रोते हुए शीला जी ने बाई के बारे में पूछा। जैसे ही उन्हें कमरे में जाकर देखा तो भैया भैया कहकर लिपट गई। इतने साल बाद बहन को सामने देखकर आलोक जी बिलख पड़े। आज सब कुछ छूट गया तो बहन वापस मिल गई थी। सब रोते रहे तो डॉक्टर बेटी सुहाना ने कहा, अरे मामी, मुझसे भी मिल लीजिए, मैंने ही तो सबको मिलाया है। तब हेमा जी ने कहा, शीला, तुम्हारी सुहाना कितनी बड़ी हो गई और डॉक्टर बन गई। फिर रोकर बोली, हमें तो बेटों ने ही निकाल दिया। तुमने सही कहा था, बेटियां ही बेटों से ज़्यादा काम आती हैं। आज तुम्हारे भाई को इसने ही बचाया है और तुमसे भी मिला दिया। आज मैं तुमसे अपनी कई बातों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जाने कब से भगवान से मांग रही थी कि काश तुम मिल जाओ तो माफ़ी मांग लूँ। मैंने तुम सबके साथ अच्छा नहीं किया। इस तरह रोते हुए सब मुस्कुरा उठे और शीला ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।